Good evening, good evening, good evening, everyone. Good evening to all of you. Everyone, please confirm, beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? Everyone, please confirm in the chat box, beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? Good evening, beta. Good evening, good evening, everyone. क्लियर है, वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर है, वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग हिमांशु, गुड इवनिंग. सो आई होप यू ऑल आर गुड. सभी लोग अच्छे हैं और अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. मैं भी एकदम ठीक हूं बेटा, आई एम फाइन, थैंक यू. तो सभी लोग आ गए. दोज हु आर रेगुलर इन द क्लास हैव ज्वाइंड द क्लास. जस्ट वेट फॉर अ मिनट सो दैट अदर्स कैन ऑल्सो ज्वाइन. सभी लोग एक बार ज्वाइन कर लें और उसके बाद फिर हम लोग आगे का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन कंप्लीट किया रेलवे इंजीनियरिंग का. तो रेलवे इंजीनियरिंग के मैक्सिमम टॉपिक हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की अपने इस कोर्स में. और कल हम लोगों ने रेलवे इंजीनियरिंग के डिस्कशन को कंप्लीट भी कर दिया. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. अगला पार्ट जो आपका आता है बेटा एयरपोर्ट इंजीनियरिंग का आता है. हाँ, तबीयत नहीं था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. तबीयत अगर गड़बड़ थी, नहीं पढ़ पाए तो आगे कवर कर लेना. अब यार देखो, ये सब चीजें हैं, ये सब तो होते ही रहता है. तो अगर कभी कोई हेल्थ इशू है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते ना हम लोग. तो अगर आप हेल्थ इशू वजह से नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, टेक रेस्ट, पहले सही हो जाइए और उसके बाद फिर जो डिस्कशन आपका रह गया उसको कंप्लीट कर लीजिए. उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैनेज हो जाएगा. ठीक है. तो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग की बात करें अगर, तो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में अगेन देयर इज वेरी डिटेल्ड डिस्कशन available for the airport engineering, but again we are going to discuss the airport engineering as per our exam point of view और as per our syllabus point of view. तो यहां पर भी वही अप्रोच हम लोग फॉलो करने वाले हैं, द अप्रोच दैट वी हैव फॉलोड इन द केस ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग. अब एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में जो मेजर डिस्कशन हमें करना है वो हमें करना है रिलेटेड टू द रनवे. अब रनवे क्या होता है आई होप सभी को पता होगा, बेसिक चीजें पता होंगे. पहले मैं कुछ बेसिक चीजें डिस्कस कर लेता हूं और फिर उसके डिटेल्ड एनालिसिस की तरफ हम लोग मूव करते हैं. अब देखो, एक एयरपोर्ट में आप जाएंगे तो एयरपोर्ट के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. अब एयरपोर्ट का मेन काम क्या है? एयरपोर्ट का मेन काम है कि हम लोग एयरवेज को यूज करने वाले हैं एज ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन किस चीज का होगा? लोगों का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, और साथ साथ गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है. गुड्स हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. अगर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें, मेरिट्स या डिमेरिट्स की बात करें, तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसे कंपेयर करते हैं हाईवे से, रोड ट्रांसपोर्टेशन से, तो एक्सेसिबिलिटी के मामले में सबसे बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है रोड ट्रांसपोर्टेशन. घर से निकलते ही पहली चीज जो आपको मिलेगी वो होगा रोड. और जितने भी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं उन सबको कनेक्ट करने के लिए, उन सबको एक्सेस करने के लिए हम रोड्स के थ्रू ही कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं. तो ऑल द अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर एक्सेसिबल विद द हेल्प ऑफ द रोड ओनली. टाइम के सेंस में अगर बात करें, बिल्कुल टाइम के सेंस में अगर कंपेयर करेंगे, जर्नी टाइम हमारी क्या होने वाली है ट्रांसपोर्टेशन में, तो टाइम जो होगा वो कम लगेगा हमें एयरवेज में. ठीक है. कॉस्ट जो होगी वो एयरवेज की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द रोड्स. यस, एज कंपेयर टू द रेलवे द कॉस्ट विल बी हाई. तो ये बेसिक कंपेरेटिव स्टडी है जो आपको पता है. मौसम की बात है, बिल्कुल सही बात है. इट इज डिपेंडेंट अपॉन द वेदर कंडीशन. ठीक है. अब जैसे आगे मूव करते हैं, तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कशन कंप्लीट किया वो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रेलवे इंजीनियरिंग.
तो रेलवे इंजीनियरिंग के डिस्कशन के बाद अब हम लोग मूव करते हैं एयरपोर्ट डिजाइनिंग, और यहां पर मेन जो डिस्कशन है वो बेसिक रनवे लेंथ का होगा। आएंगे, इस पे भी आएंगे, जरा समझिए। तो फॉर एग्जांपल आप किसी भी एयरपोर्ट में अगर जाते हैं तो क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले व्हेन यू विल एंटर फ्रॉम इन एनी एयरपोर्ट देयर विल बी द सिक्योरिटी चेक। सबसे पहले सिक्योरिटी चेक होता है, यस और नो। बेसिक आपका आईडी, टिकट, ये देखा जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आप पैसेंजर को एक वेटिंग एरिया प्रोवाइड करते हैं। सम एरिया वी आर गोइंग टू प्रोवाइड, जहां पर पैसेंजर क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। देन देयर विल बी द चेक इन। चेक इन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और चेक इन में यहां पर अगेन देयर विल बी द सिक्योरिटी चेक, यस और नो। सिक्योरिटी चेक होने के बाद फिर हमें एक रिसेप्शन एरिया प्रोवाइड करना होता है। अगेन वी विल प्रोवाइड द रिसेप्शन एरिया फॉर द पैसेंजर। तो यहां पर पैसेंजर क्या कर सकते हैं, आफ्टर चेकिंग प्रोसेस दे कैन वेट, वो वेट करते हैं। और फिर हम लोग यहां से क्या करते हैं, अलग अलग गेट्स होते हैं। तो जिस भी गेट से आपकी फ्लाइट है वो गेट नंबर आपको पता होगा, और उस गेट से आप क्या कर सकते हैं, एंट्री करेंगे। फिर यहां पर डिपेंड करता है, अलग अलग सिचुएशन में डायरेक्ट आपको एयरक्राफ्ट में ले जाया जाता है या बस के थ्रू आपको एयरक्राफ्ट में ले जाएगा। और यहां से बस का मूवमेंट होगा और किसी जगह जाके फिर फाइनली आपको मिलने वाला है रनवे। तो यहां पर आपका एयरक्राफ्ट होगा, और इस एयरक्राफ्ट में आपकी लोडिंग हो जाएगी, और फिर ये एयरक्राफ्ट इस रनवे की हेल्प से लैंडिंग और टेक ऑफ के ऑपरेशन कंप्लीट करता है। लैंडिंग एंड टेक ऑफ के ऑपरेशन कंप्लीट करता है। तो ये कुछ एलिमेंट मैंने आपको दिखाए एक एक एयरपोर्ट के। इसके अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, जैसे सिग्नल्स के लिए आपको अलग, सर्विसेज के लिए आपको अलग एक अरेंजमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं इनकी पार्किंग के लिए आपको पैसेज प्रोवाइड करना पड़ेगा, जगह प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये जो एयरक्राफ्ट होते हैं इनके मेंटेनेंस के लिए सर्विस एरिया भी रिक्वायर्ड होगा। तो ऑल दीज आर द फैसिलिटीज जो आपके एक एयरपोर्ट का पार्ट होती हैं। ठीक है, कुछ चीजें मैंने यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट आवर इंटायर डिस्कशन विल बी लिमिटेड टू, हमें जो मेजरली डिस्कस करना है बेटा, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रनवे। हमारा जो मेन डिस्कशन होगा दैट विल बी रिलेटेड टू द रनवे। रनवे का बेसिक पर्पस होता है फॉर लैंडिंग एंड टेक ऑफ। तो दो चीजें हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, एक तो रनवे के बारे में बातचीत करेंगे, और फिर एग्जिट वे और टैक्सी वे के बारे में बातचीत करेंगे। यही हमारे सिलेबस की रिक्वायरमेंट है, यही हमारे सिलेबस की मेजर रिक्वायरमेंट है। गेट, ईएससी और जो भी आपके स्टेट एई और जेई के एग्जाम है। ये कहानी क्लियर हो गई, ये कहानी क्लियर हो गई। तो वेरियस सर्विसेज, वेरियस buildings, terminals are required for the various operations in the case of airport, but majorly we are going to discuss about the runway. तो स्टार्ट कर लें रनवे का डिस्कशन। बहुत सिंपल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये तो केवल कनेक्टिविटी के लिए मैंने आपको बता दिया कि कुछ ऐसा होता है। एंड इफ यू हैव ट्रेवल्ड विद द एयरवेज, अगर आपने कभी एयरवेज से ट्रेवल किया होगा, देन यू कैन इजिली रिलेट ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, चलिए अब देखो, रनवे जहां पर भी प्रोवाइड करेंगे तो रनवे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। बीइंग ए सिविल इंजीनियर इतना बात आपको पता होना चाहिए कि एयरक्राफ्ट के मूवमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है। एयरक्राफ्ट के मूवमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज द डायरेक्शन, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ द विंड। विंड की एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। और मेन जो हमारा डिस्कशन होता है कि हाउ वी कैन प्रोवाइड इन विच डायरेक्शन वी शुड प्रोवाइड द रनवे, व्हाट शुड बी द ओरिएंटेशन ऑफ द रनवे। रनवे का ओरिएंटेशन क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। व्हाट विल बी द ओरिएंटेशन ऑफ द रनवे, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ऐसा तो नहीं जिस भी डायरेक्शन में चाहा आपने रनवे बना दिया। तो रनवे का कंस्ट्रक्शन करने के पहले हमें कुछ डेटा चाहिए होता है, जिस डेटा की हेल्प से, क्योंकि जो विंड है, हवा है, ये आपके लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों ही ऑपरेशन को अफेक्ट करेगा।
द विंड विल अफेक्ट द बोथ द ऑपरेशन लैंडिंग एज वेल एज द टेक ऑफ ऑपरेशन। अगर सफिशिएंट लेंथ हमने रनवे की प्रोवाइड नहीं की तो दोनों ही ऑपरेशन में डिफिकल्टी होने वाला है। तो मेन कंसर्न है कि व्हाट इज द सफिशिएंट लेंथ दैट इज रिक्वायर्ड दैट वी शुड कंस्ट्रक्ट, जिससे हम सेफली लैंडिंग और टेक ऑफ ऑपरेशन को कंप्लीट कर पाए। दिस इज द की पॉइंट। What should be the length of the runway that we should provide, and the most important thing as well as the orientation of the runway। अगर हम प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे तो विंड की वजह से डिस्टरबेंस होगा लैंडिंग और टेक ऑफ ऑपरेशन में। अगर सफिशिएंट लेंथ नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी इंटरप्टेड होगा, तो भी हमारा ऐसे रनवे पे मूवमेंट जो होगा वो सेफ नहीं होगा। तो जब कभी भी कहीं पे भी आपको रनवे बनाना होता है तो उसके पहले हम लोग एक करते हैं इंपॉर्टेंट एनालिसिस, डेटा कलेक्ट करते हैं, स्टडी करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं विंड एनालिसिस। वहां पर हवा का क्या माहौल है, वहां पर हवा का क्या डेटा है, वो हमें कलेक्ट करना है और उसके बेसिस पे ही हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपना ओरिएंटेशन ऑफ द रनवे। तो अब देखिए विंड का जो डेटा आप बेटा कलेक्ट करते हैं, विंड का जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, इसको क्या डेटा रिक्वायर्ड है? विंड का बेसिकली हमें तीन तरीके का डेटा रिक्वायर्ड है। एक तो डायरेक्शन से रिलेटेड, विंड की डायरेक्शंस क्या हैं, किस किस डायरेक्शन में विंड का मूवमेंट है। देन ड्यूरेशन, डायरेक्शन, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी, डायरेक्शन, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ द विंड। विंड से रिलेटेड हम ये तीन डेटा को कलेक्ट करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कितने दिन का डेटा कलेक्ट करते हैं? कम से कम हमारे पास ये डेटा होना चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। कम से कम हम 5 साल के इस डेटा को कलेक्ट करते हैं रिलेटेड टू द विंड, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द विंड, डायरेक्शन से रिलेटेड ड्यूरेशंस क्या थे उनके, और इंटेंसिटी ऑफ द विंड। अब जाहिर सी बात है जब कभी भी आप कोई भी डेटा कलेक्ट करते हैं, हाईवे इंजीनियरिंग में भी हम लोगों ने वेरियस स्टडीज परफॉर्म की थी। इन द ट्रैफिक इंजीनियरिंग वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस ट्रैफिक स्टडीज। हर स्टडी में जो आपने डेटा कलेक्ट किया था उसको रिप्रेजेंट करने का हमारे पास कोई एक तरीका था। यस, वी हैव रिप्रेजेंटेड दैट डेटा इन अ प्रॉपर वे। और जब आप डेटा का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, तभी जाके वो डेटा आपके लिए यूजफुल होने वाला है। तो इस विंड के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है और उसको हम लोग बोलते हैं विंड रोज डायग्राम। विंड रोज डायग्राम तो पूछ ले जाता है विंड रोज डायग्राम क्या? इट इज द ग्राफिकल मेथड, इट इज द ग्राफिकल मेथड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ विंड डेटा। इट इज द ग्राफिकल मेथड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ विंड डेटा। और कौन कौन सा डेटा इसमें आप इंक्लूड कर रहे हैं? डायरेक्शन ऑफ द विंड, ड्यूरेशन ऑफ द विंड एंड द इंटेंसिटी ऑफ द विंड। और इसकी हेल्प से ही फाइनली फिर आगे कुछ और एनालिसिस परफॉर्म करके हम अपने रनवे का प्रॉपर ओरिएंटेशन सेलेक्ट करते हैं। अब आपके एग्जाम में आज सवाल क्या आता है? एग्जाम में जो मेजरली सवाल पूछा जाता है दैट इज रिलेटेड टू द विंड रोज डायग्राम। तो विंड रोज डायग्राम इज एसोसिएटेड और रिलेटेड विद, विंड रोज डायग्राम जो है वो किस चीज से एसोसिएटेड है? तो वहां पर ऑप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं, रिलेटेड टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द विंड डेटा। ये भी आंसर सही होगा। इट इज एसोसिएटेड विद, बेसिकली इसका यूज हम लोग किस लिए कर रहे हैं? फॉर सेलेक्टिंग द प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द रनवे। तो रनवे का ओरिएंटेशन सेलेक्ट करने के लिए वी आर यूजिंग द विंड रोज डायग्राम, जिसमें आपने विंड का ये डेटा ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स डेटा रिप्रेजेंट किया है। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो लगभग आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है रिलेटेड टू द विंड रोज डायग्राम। यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक का डिस्कशन क्लियर है? द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन? द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन? यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। If anyone having any doubt, any query till now, you can ask your doubt, you can ask your query बेटा। तो चलिए अभी हम लोगों ने कुछ बात कर ली ओरिएंटेशन से रिलेटेड।
अब हमारा जो मेन डिस्कशन है दैट इज रिलेटेड टू द रनवे लेंथ, और यहां से मेन डिस्कशन हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं, द डिस्कशन रिलेटेड टू द रनवे लेंथ। तो जब कभी भी कहीं पे भी आप रनवे प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी लेंथ क्या होगी। अच्छा मुझे बताओ, क्या जितने भी रनवे हैं सबकी लेंथ सेम होगी? जितने भी रनवे आप प्रोवाइड कर रहे हैं क्या उस सभी की लेंथ सेम होगी? ऑब्वियसली द आंसर विल बी नो। ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होने वाला है? नो। तो रनवे लेंथ विल वेरी। रनवे लेंथ वेरी क्यों कर रही है? वाई वी आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट डिफरेंट रनवे लेंथ इन द डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन? क्या प्रोबेबल रीजंस होंगे? ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपको लगता है कि एक रनवे की लेंथ अफेक्ट होगी? व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच विल अफेक्ट द रनवे लेंथ? व्हाट आर द वेरियस फैक्टर which will affect the runway length? बिल्कुल सही बात है सर। एक तो विंड की कंडीशन, जियोग्राफिकल कंडीशंस, टेम्परेचर, एलिवेशन, टेरेन कंडीशन क्या है, ग्रेडियंट है कि नहीं है, ऑल दिस फैक्ट, साइज ऑफ द एयरक्राफ्ट, साइज ऑफ द एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट का साइज क्या है। तो ये सारी चीजें हैं जो एक आपके रनवे की लेंथ को अफेक्ट करती हैं। हमारा मेन कंसर्न है कि हम सफिशिएंट रनवे लेंथ प्रोवाइड करें जिससे हमारी बेसिक लैंडिंग और टेक ऑफ की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। यही तो मेन पर्पस है। वी वांट टू डिजाइन द रनवे सच दैट इट शुड फैसिलिटेट द फैसिलिटी ऑफ लैंडिंग एंड टेक ऑफ द एयरक्राफ्ट सेफली। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेफली। तो भैया ये रनवे लेंथ पता कहां से चलेगी? तो जैसे आपने हाईवे इंजीनियरिंग में डिस्कस किया था कि हमारे पास गाइडलाइन होती हैं आईआरसी की। जब कभी भी हम डिजाइन की बात करते हैं तो हम लोगों ने किसकी गाइडलाइन फॉलो करी थी? वी हैव फॉलोड द वेरियस गाइडलाइन, वी हैव डिस्कस द वेरियस गाइडलाइन ऑफ द आईआरसी, इंडियन रोड कांग्रेस। जब आप रेलवे में आए तो जब गाइडलाइन की जरूरत पड़ी तो फिर आपने गाइडलाइन के लिए रिफर किया रेलवे बोर्ड को। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रेलवे बोर्ड गाइडलाइन। सिमिलरली जब हम एयरपोर्ट में रनवे डिजाइन करते हैं या एयरपोर्ट की फैसिलिटीज डिजाइन करते हैं उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी गाइडलाइंस को हम लोग फॉलो करते हैं। इसका नाम होता है आईसीएओ। अब आईसीएओ क्या है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ये आपको गाइडलाइन बताएंगे कि कैसे आप कहीं पे भी रनवे लेंथ, सफिशिएंट रनवे लेंथ, सेफ रनवे लेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आने वाली जो बातें हैं उनको बहुत ध्यान से एज ए कहानी के तरीके आप सुनिए, फिर अप्लाई करके क्वेश्चंस के थ्रू देख लेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब देखो यार, एक रनवे में बना रहा हूं कानपुर में, एक रनवे में बना रहा हूं फॉर एग्जांपल राजस्थान में जयपुर में, एक रनवे में बना रहा हूं लेह लद्दाख में, समझना, एक रनवे में बना रहा हूं कहीं और लोअर एलिवेशन पे। सब जगह रनवे की लेंथ सेम नहीं होगी, ये आप समझ गए क्योंकि अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो अब इन्होंने क्या बोला कि एक काम करो, आप परेशान मत हो, मैं आपको एक टर्म देता हूं बेसिक रनवे लेंथ। आईसीएओ का मेन पर्पस क्या है कि इन्होंने बोला कि जब कभी भी आपको रनवे बनाना है तो उस रनवे की बेसिक रनवे लेंथ क्या होगी, बेसिक लेंथ क्या होगी, ये बताने की जिम्मेदारी किसने ले ली? ये बताने की जिम्मेदारी किसने ले ली? आईसीएओ ने। कि हम आपको एनालिसिस करके, आपको कुछ नहीं करना है, डू नॉट वरी फॉर दैट, वी विल प्रोवाइड यू द बेसिक रनवे लेंथ। अच्छा, जो बेसिक रनवे लेंथ है वो हर जगह तो सेम नहीं होगी, इसके लिए इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस को कंसीडर किया। इसके लिए इन लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस को कंसीडर किया, और अगर वो कंडीशन फुलफिल होती हैं तो उन कंडीशंस के बेसिस पे इन्होंने आपको बेसिक रनवे लेंथ प्रोवाइड कर दिया कि दिस इज गोइंग टू बी द बेसिक रनवे लेंथ। ठीक है सर, लेकिन अगर बेसिक रनवे लेंथ इन्होंने बताया है वो तो हम तभी प्रोवाइड कर सकते हैं ना जब ये कुछ
सर्टेन कंडीशंस फुलफिल हों। अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं तो ये बेसिक रनवे लेंथ हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जब कभी भी ICAO ने बेसिक रनवे लेंथ को डिसाइड किया है, डिफाइन किया है, तो उसके लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंडीशंस को कंसीडर किया है। दिस शुड बी द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड नो। तो देखो ऐसे एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी है, फेडरल एविएशन एजेंसी, बट जनरली जो हम लोग गाइडलाइन फॉलो करते हैं वो ICAO की फॉलो करते हैं। इन्होंने ICAO ने एयरपोर्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक तो बेस्ड ऑन द रनवे लेंथ, तो लॉन्गेस्ट रनवे ए से लेके ई कैटेगरी तक के एयरपोर्ट होते हैं बेस्ड ऑन द बेसिक रनवे लेंथ, और इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोडिंग के बेसिस पे आपका क्लासिफिकेशन होता है। खैर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। अभी विंड पैरामीटर के बारे में मैंने थोड़ी सी बात कर ली थी। इस तरीके से विंड रोज डायग्राम होता है जहां पर डायरेक्शन, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी, इन 3 पैरामीटर को हम लोग रखते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग अपने रनवे के ओरिएंटेशन को सेलेक्ट करते हैं। खैर अभी मैं आता हूं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, बेसिक रनवे लेंथ की बात। तो देखो ICAO ने ये 5 कंडीशन ली हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ICAO ने ये 5 कंडीशन ली हैं जिनके बेसिस पे आपको बताया गया है बेसिक रनवे लेंथ, जिनके बेसिस पे आपको बताया गया है कि बेसिक रनवे लेंथ कितनी होगी, कितनी कंसीडर करनी है। जरा देखो ये कंडीशंस क्या है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो पहली कंडीशन इन्होंने बोली एयरपोर्ट का जो एल्टीट्यूड है इज एट सी लेवल। अगर एयरपोर्ट जहां पर आप रनवे प्रोवाइड कर रहे हैं उसका एलिवेशन कहां पर कंसीडर किया गया है, एल्टीट्यूड इज कंसीडर्ड एट द सी लेवल, मीन सी लेवल। हो सकता है सर्वेइंग अभी आपने ना पढ़ी, बेसिक तो जानते हैं मीन सी लेवल। रेफरेंस के लिए किसी भी पॉइंट के हाइट या डेप्थ को डिफाइन करने के लिए जो ग्लोबली हम लोग जियोडेटिक लेवल पे बड़े स्केल पे जो रेफरेंस लेते हैं उसको बोलते हैं हम लोग मीन सी लेवल। नहीं पता तो थोड़ा सा बता देता हूं। मीन सी लेवल जो होता है वो आपके जो समुद्र होता है उसके हाई टाइड्स और लो टाइड्स का डेटा लिया जाता है। उसके लिए 19 साल के डेटा के बेसिस पे, हाई टाइड और लो टाइड्स के डेटा के बेसिस पे एक सिंप्लीफिकेशन करके एक सी लेवल आपको बताया जाता है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक होता है जिसका ये काम होता है इन सब चीजों को डिफाइन करना आपके लिए, और उसी सी लेवल को हम लोग लेवलिंग के लिए यूज करते हैं एज अ रेफरेंस। आजाद पार्टीशन के पहले अगर बात करें तो सी लेवल डिफाइन किया जाता था कराची से, और अभी की अगर बात करें तो अभी जो सी लेवल डिफाइन किया जा रहा है उसके लिए रेफरेंस क्या है, मुंबई हाई। वहां से भी आपको पूरे थ्रू आउट द कंट्री वी हैव डिफाइंड द सी लेवल। क्लियर है? तो अगर आप जहां पर रनवे बना रहे हैं उसका एल्टीट्यूड जो है वो सी लेवल पे होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये बोलता है। फर्स्ट कंडीशन क्लियर है सभी को? फर्स्ट कंडीशन क्लियर है कि किन कंडीशंस पे आप बेसिक रनवे लेंथ डिफाइन कर रहे हैं या ICAO ने आपको बेसिक रनवे लेंथ प्रोवाइड की है, वो कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। तो एल्टीट्यूड ऑफ द एयरपोर्ट और द एल्टीट्यूड ऑफ द रनवे इज एट सी लेवल, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बोली, टेम्परेचर एट द एयरपोर्ट इज स्टैंडर्ड। जहां पर भी आप एयरपोर्ट बना रहे हैं वहां का स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है, 15 डिग्री सेल्सियस। वहां का स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होने वाला, दैट विल बी इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट द लोकेशन वेयर यू आर कंस्ट्रक्टिंग द रनवे इज 15 डिग्री सेल्सियस। चलो सर ये भी बात मान ली, दूसरी कंडीशन भी मान ली। तीसरी कंडीशन इन्होंने क्या बोली कि रनवे इज लेवल्ड इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में रनवे जो हो लेवल्ड होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देयर शुड बी नो ग्रेडियंट, किसी भी तरीके का कोई भी स्लोप नहीं होना चाहिए आपके रनवे में। यही तो मतलब हुआ। इफ वी आर सेइंग दैट रनवे इज लेवल्ड इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, व्हाट इट मींस, व्हाट इट इंप्लाइज, दैट देयर शुड बी नो ग्रेडियंट, कोई स्लोप ना हो, अपवर्ड स्लोप ना हो, डाउनवर्ड स्लोप ना हो, ग्राउंड की जो प्रोफाइल हो दैट शुड बी परफेक्टली लेवल्ड, दैट शुड बी परफेक्टली लेवल्ड। ये तीसरी कंडीशन दी।
जो भी एयरक्राफ्ट होगा इज लोडेड टू इट्स फुल लोडिंग कैपेसिटी। जो जिस भी एयरक्राफ्ट के लिए आप ये रनवे का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो एयरक्राफ्ट फुल्ली लोडेड होना चाहिए, उसमें कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। स्पीड ऑफ द विंड शुड बी 0 ऑन द रनवे। रनवे पे स्पीड जो हो विंड की वो क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। दीज आर द 5 कंडीशंस। अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पे आप रनवे बनाना चाह रहे हैं और वहां पर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, यू जस्ट नीड नॉट टू डू एनीथिंग। जाधव क्या पूछ रहे हैं सर? 25 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो तो क्या करें? तो इंतजार करो थोड़ा सा, वही तो बता रहा हूं, थोड़ा सा इंतजार करो बेटा। आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, पहुंचेंगे। सुन तो लो थोड़ी देर। तो मैं क्या बता रहा था, भूल गया मैं यार। एक तुम बड़ी मुश्किल में याद करके आता हूं और तुम लोग भुलवा देते हो। ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ? हाँ, सीधा मास्टर मिल गया तो बस ऐसे ही करते रहोगे। क्या बता रहा था? बताओ, लास्ट बात क्या बता रहा था मैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखो। हाँ, याद आ गया मुझे। चलो, मोहित के कमेंट से मुझे याद भी आ गया और मोहित का पॉइंट भी मैं आंसर कर देता हूं। बेटा, मैंने कब कहा कि हर जगह, मैं तो स्टार्टिंग से बोल रहा हूं ना कि हर जगह ऐसी कंडीशंस हो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हर जगह ऐसी कंडीशंस हो, जहां जहां पे भी आप रनवे बना रहे हैं वहां पर आप इन सभी कंडीशंस को अचीव कर पाए, ऐसा प्रैक्टिकली तो नहीं पॉसिबल है ना। बता मैं ये रहा था कि अगर कहीं आप रनवे बना रहे हैं और वहां पर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, इफ वी आर कंस्ट्रक्टिंग द प्रोवाइडिंग द रनवे एंड ऑल द कंडीशंस आर फुलफिल्ड, तो उस केस में हमें बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लोड लेना आपको? जब अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रहे, हम सीधे दौड़ते हुए किसके पास जाएंगे? आईसीएओ के पास। और आईसीएओ से क्या पूछ लेंगे? अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो डायरेक्टली वी विल मूव टू द आईसीएओ कि सर आपने बोला था अगर ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तो आप बेसिक रनवे लेंथ बता देंगे, और जो बेसिक रनवे लेंथ आप बताएंगे हम वो बेसिक रनवे लेंथ प्रोवाइड कर देंगे। हमारा तो काम ही खत्म। बहुत इजी हो जाएगी चीजें, फिर तो कुछ करना ही नहीं है आपको। यू नीड नॉट टू अप्लाई योर ब्रेन, डायरेक्टली यू कैन फॉलो द गाइडलाइन प्रोवाइडेड बाय द आईसीएओ। बट कब? only if all these conditions get satisfied. Only when these conditions get satisfied, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब ऐसा हो सकता है। इतने समझदार तो तुम भी हो, इतने समझदार तो अब तुम भी हो गए हो कि सर ये जो कंडीशंस आपने लिखी हैं ये प्रैक्टिकली इनको सेटिस्फाई हमेशा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। और ज्यादा चांस इस बात के हैं कि ये कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं होंगी, इन कंडीशंस में वेरिएशन होगा। और सर अगर कहीं पे इन कंडीशंस में वेरिएशन है तब हम रनवे लेंथ कैसे प्रोवाइड करें? यही सवाल चल रहा है ना तुम्हारे दिमाग में? ऐसे दिल में हाथ रखो और सही से बताओ, यही सवाल चल रहा था ना? यही दुविधा है, यही दुविधा है ना कि सर जब ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी तब कैसे पता चलेगा रनवे लेंथ कितना प्रोवाइड कर दें? यही है तुम्हारी समस्या। अब बता तो दो। सही में यही है। तो इतना घबराया मत करो यार, घबराया मत करो, सारी समस्याओं का समाधान होगा। और हम लोग मिल के इसलिए रहे हैं, हम लोग यहाँ पर इकट्ठा ही क्यों हुए हैं? ताकि इन तरीके की जो समस्याएं हैं आपकी उनका समाधान कर पाए। तो आपने सवाल जैसे मुझसे पूछा ऐसे ही आपने सवाल आईसीएओ से पूछ लिया।
कि ठीक है सर, आपकी बात हमें बड़ी अच्छी लगी अब तक तो सुनने में, लेकिन अगर इन कंडीशंस में कोई वेरिएशन होता है देन व्हाट नेक्स्ट। आईसीओ ने कहा कोई बात नहीं, टेंशन क्यों ले रहे हो। आईसीएओ ने कहा तुम टेंशन मत लो। आईसीएओ ने क्या कहा बेटा कि तुम टेंशन मत लो, अगर ये कंडीशंस में कहीं कोई वेरिएशन है तो आप बेसिक रनवे लेंथ को, जो बेसिक रनवे लेंथ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इस बेसिक रनवे लेंथ को करेक्ट कर लो। इस बेसिक रनवे लेंथ में जो आपकी कंडीशंस हैं, जो आपके वेरिएशंस हैं, उनके लिए करेक्शंस अप्लाई कर दीजिए। अरे यार तुम टेम्परेचर के पीछे पड़ो, हम सारी कंडीशंस की बात कर रहे हैं, हम सारी कंडीशंस, कोई भी कंडीशंस अगर वेरी है, अब आप बोल लो कि कोई ग्रेडियंट ना हो, मान लो जहां पर हम रनवे बना रहे हो वहां पर स्लोप है, आप बोल रहे थे कि एलिवेशन सी लेवल पे, हम बोल रहे हैं कि हमारा जो रनवे बन रहा है वो मीन सी लेवल से 300 मीटर की हाइट पे बन रहा है, कोई भी कंडीशन में अगर वेरिएशन है तो फिर हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ करेक्शंस अप्लाई करने पड़ेंगे, तो फिर हम करेक्टेड रनवे लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। पहली चीज इंपॉर्टेंट क्या समझ में आई कि वॉट एवर करेक्शन वी विल अप्लाई ऑन द बेसिक रनवे लेंथ। फिर तुम्हारे मन में एक सवाल उठा, लेंथ बढ़ाने के लिए प्रॉपर्टी अवेलेबल ना हो तो हाँ लेंथ इंक्रीज करेंगे ना, इन दैट केस द लेंथ विल इंक्रीज। भाई अगर एलिवेशन चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर भी चेंज होगा, हाँ, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी कम चेंज होगी, यस और नो। फ्यूल बर्निंग का भी तो ध्यान रखना है ना, फ्यूल बर्निंग प्रॉपर्टी का भी तो ध्यान रखना, तो ऑल द पैरामीटर्स विल चेंज, टेम्परेचर विल चेंज। तो अब ये करेक्शंस अप्लाई करने, तो पूरी गाइडलाइन प्रोवाइड की हैं आपको आईसीएओ ने रिलेटेड टू द करेक्शंस आल्सो। बहुत ही अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आपके लिए कितना काम आपका आसान कर दिया। तो आईसीएओ ने क्या किया, आईसीएओ प्रोवाइड्स गाइडलाइंस रिलेटेड टू द करेक्शन। इस बेसिक रनवे लेंथ में, इस बेसिक रनवे लेंथ में कैसे करेक्शन अप्लाई करेंगे, कितना करेक्शन अप्लाई करेंगे, ये सारी कहानी आपको बता दी है आईसीएओ ने। अब हमारा काम क्या है सर, हमें कैसे इन करेक्शंस को अप्लाई करना है एज पर द आईसीएओ गाइडलाइन, ये पता होना चाहिए, और कितना करेक्शन अप्लाई करना है कितना करेक्शंस अप्लाई करने हैं, सो दैट वी विल गेट द फाइनल रनवे लेंथ। दैट इज आवर मेन कंसर्न, दैट इज आवर मेन कंसर्न। तो अब जरा सीक्वेंस समझो आईसीएओ के अकॉर्डिंग, तो मैं लिख देता हूं यहां पर एज पर आईसीएओ। आईसीएओ ने बोला पहले आप करेक्शन, सबसे पहले करेक्शन आप अप्लाई करेंगे करेक्शन फॉर एलिवेशन, करेक्शन फॉर एलिवेशन। करेक्शन फॉर एलिवेशन हम कहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं, करेक्शन ऑफ फॉर एलिवेशन वी आर प्रोवाइडिंग ऑन द बेसिक रनवे लेंथ। बेसिक रनवे लेंथ में ये करेक्शन हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। करेक्शन फॉर एलिवेशन होगा कितना, तो इन्होंने बोला इंक्रीज द बेसिक रनवे लेंथ, इंक्रीज द बेसिक रनवे लेंथ बाई 7% फॉर एवरी 300 मीटर एलिवेशन डिफरेंस। इंक्रीज द बेसिक रनवे लेंथ, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना। सबसे पहला करेक्शन जो आप अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करेंगे एलिवेशन करेक्शन ऑन द बेसिक रनवे लेंथ। कितना करेक्शन अप्लाई करेंगे, तो इन्होंने बोला इंक्रीज द बेसिक रनवे लेंथ बाई 7% फॉर एवरी 300 मीटर एलिवेशन। गाइडलाइन तो बढ़िया है। हर 300 मीटर एलिवेशन डिफरेंस के लिए, हर 300 मीटर एलिवेशन डिफरेंस के लिए हमें अपनी बेसिक रनवे लेंथ को 7% इंक्रीज कर देना है। ये गाइडलाइन क्लियर है, बोलो ये गाइडलाइन क्लियर है, बोलो बेटा ये गाइडलाइन क्लियर है आईसीएओ की रिलेटेड टू द एलिवेशन करेक्शन। भरपूर मात्रा में इससे रिलेटेड सवाल करेंगे, सब कुछ आप अप्लाई करेंगे, बट एक बार एक कहानी कंप्लीट हो जाने दो। ये सीक्वेंस क्या है, ये तरीका क्या है करेक्शन का, ये आप तक मुझे बता लेने दो।
जब आपने एलिवेशन करेक्शन अप्लाई कर लिया, उसके बाद जो अगला करेक्शन आएगा, देन वी नीड टू अप्लाई द करेक्शन फॉर टेम्परेचर। अब उसके बाद हमें टेम्परेचर के लिए करेक्शन अप्लाई करना है। किस पे? बेसिक रनवे लेंथ में नहीं। बेसिक रनवे लेंथ पे आपने करेक्शन अप्लाई किया। आफ्टर अप्लाइंग द करेक्शन फॉर द एलिवेशन, एलिवेशन का करेक्शन अप्लाई करने के बाद जो करेक्टेड वैल्यू आई है, उस वैल्यू पे यू नीड टू अप्लाई द करेक्शन फॉर द टेम्परेचर। उस वैल्यू पे यू नीड टू अप्लाई द करेक्शन फॉर द टेम्परेचर। उस वैल्यू पे यू नीड टू अप्लाई द करेक्शन फॉर द टेम्परेचर। तो फर्स्ट करेक्शन, एलिवेशन करेक्शन वी हैव एलिवेशन करेक्शन वी हैव अप्लाइड ऑन द बेसिक रनवे लेंथ, और अगला जो टेम्परेचर करेक्शन है वो हम अप्लाई कर रहे हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, तो अब टेम्परेचर करेक्शन कैसे अप्लाई करें, दैट इज द कंसर्न। तो इन्होंने बोला इंक्रीज, क्या बोला? सी टेम्परेचर जो होगा, इन्होंने बोला इंक्रीज करेक्टेड रनवे लेंथ बाई 1% फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस। हर 1 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस के लिए आपको करेक्टेड रनवे लेंथ को 1% इंक्रीज करना है। हर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस के लिए यू नीड टू इंक्रीज द करेक्टेड रनवे लेंथ बाई 1%। अब एक सवाल आपके दिमाग में अगला आया, सर ये टेम्परेचर डिफरेंस, कौन से टेम्परेचर डिफरेंस की बात हो रही है? कौन से टेम्परेचर डिफरेंस की बात हो रही जिसके लिए हमें करेक्शन अप्लाई करेंगे? सर इस पे चर्चा करिए। आप किस टेम्परेचर डिफरेंस को, जिसको आप बोल रहे हो डेल्टा टी, इसके बारे में बताइए। भाई कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, जब हमें ये पता होगा तभी तो हम करेक्शन अप्लाई कर पाएंगे। वंस वी नो द वैल्यू ऑफ दिस टेम्परेचर डिफरेंस, देन ओनली वी कैन अप्लाई द सुटेबल करेक्शन। ठीक है, तो अब इसका तरीका क्या समझो। देखो, जब एलिवेशन चेंज होगा, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट करेक्शन है, जहां पर आपसे गलती हो सकती है, देयर आर हाई चांसेस ऑफ मिस्टेक, और वो है आपका टेम्परेचर करेक्शन। तो उसकी बात कर रहा हूं, और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, एक बार बस अच्छे से अगर आप समझ जाएंगे तो कहीं कोई गलती नहीं होगी। कितना भी सवाल घुमा लिया जाए, कितना भी सवाल घुमा लिया जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मान लो तुम्हारा सी लेवल था, तो सी लेवल पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना था? 15 डिग्री सेल्सियस, यही तो बताया था। सी लेवल पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना था? 15 डिग्री सेल्सियस। यहां पे मान लो तुम रनवे बना रहे हो, ये आपकी रनवे साइट है, ये आपकी रनवे की साइट है। भाई ये इसका एलिवेशन ही तो होगा। मान लो ये इसका कुछ एलिवेशन है, एलिवेशन इंक्रीज करेगा। तो सबसे पहले बताओ, क्या जिस साइट पे आप रनवे बना रहे हैं, यहां पर भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर 15 ही होगा? यस और नो? यहां पर भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर 15 ही होगा? यस और नो? टेक योर टाइम और बताओ, क्या यहां पर भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर 15 ही होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर 15 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा?
अरे क्योंकि सर एलिवेशन चेंज हो रहा है, तो अगर यहां पर जो भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा उसको मैं मॉडिफाइड स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोल दूं तो नाराज तो नहीं होगे? इसको मैं मॉडिफाइड स्टैंडर्ड टेम्परेचर अगर बोल दूं तो नाराज तो नहीं होगे? और ये मॉडिफाइड स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होगा? 15 डिग्री सेल्सियस माइनस 0.0065 इंटू जो भी एलिवेशन है, इंटू जो भी एलिवेशन है। इस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर एलिवेशन पे मॉडिफाइड स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होगा ये पता लगा सकते हैं। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर था सी लेवल पे, जिस भी एलिवेशन पे हम रनवे बना रहे थे वहां पर हमने निकाल लिया मॉडिफाइड स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अभी हमें टेम्परेचर डिफरेंस नहीं पता चला है, अभी देखो पता चलेगा। जहां पर भी आप रनवे बना रहे हैं यहां का एक लोकल टेम्परेचर भी तो होगा। जहां पे भी आप रनवे बना रहे हैं वहां पे एक लोकल टेम्परेचर भी तो होगा, उस जगह का अपना एक टेम्परेचर भी तो होगा। और इसी लोकल टेम्परेचर को प्यार से टेक्निकली हम लोग बोल देते हैं एआरटी, एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर। जो लोकल टेम्परेचर है हमारी साइट का उसको हम लोग बोल देते हैं एआरटी, उसको हम लोग बोल देते हैं एआरटी, एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर। क्या होगा एआरटी, कैसे निकलता उसका भी डिस्कशन करेंगे। अब हमें मिल गया डेल्टा टी जिसकी हमें तलाश थी। एआरटी माइनस मॉडिफाइड स्टैंडर्ड टेम्परेचर, इससे आपको मिल जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस। और इस टेम्परेचर डिफरेंस के लिए आपको अप्लाई करना है करेक्शन। इस टेम्परेचर डिफरेंस के लिए यू नीड टू अप्लाई द टेम्परेचर करेक्शन। कहानी समझ में आई कि नहीं? जिस भी एलिवेशन पे हम रनवे बना रहे हैं पहले हमने मॉडिफाइड स्टैंडर्ड टेम्परेचर निकाला, वहां का जो लोकल टेम्परेचर है और जो हमारा स्टैंडर्ड मॉडिफाइड स्टैंडर्ड टेम्परेचर है इसके डिफरेंस के लिए वी नीड टू अप्लाई द टेम्परेचर करेक्शन। इसमें जो भी डिफरेंस होगा फॉर दैट डिफरेंस वी नीड टू अप्लाई द टेम्परेचर करेक्शन। बताओ भाई ये स्टोरी क्लियर हुई कि नहीं? ये स्टोरी सभी को क्लियर हुई कि नहीं? ये स्टोरी सभी को क्लियर हुई कि नहीं? कितने टेम्परेचर के लिए आपको करेक्शन अप्लाई करना है, यही है वो डेल्टा टी, यही है वो डेल्टा टी। अब एक नया टर्म सर आपने यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया जिसको आपने बोला है एआरटी, ये हमें समझ में नहीं आया। आपने लिख दिया तो हमने मान लिया, लेकिन अभी हमें यह समझ में नहीं आया। यह आपने बताया कि दिस इज द एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर। अब ये एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर होता क्या है समझिए। तो एआरटी आप डिफाइन करते हैं, एआरटी इन डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू टीए प्लस टीएम माइनस टीए बाई 3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एआरटी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एआरटी। टीए प्लस टीएम माइनस टीए बाई 3, TA plus TM minus TA by 3, this is going to be the formula for the ART। सर और कंफ्यूज ही करते चले जा रहे हैं। ART समझ में नहीं आ रहा था, ART बताया तो दो टर्म और आगे TA और TM। बड़ा दर्द है जीवन में, हाँ ये दर्द क्यों नहीं खत्म हो रहा है? होएगा बेटा होएगा। तो यहां पर TA क्या है? एवरेज ऑफ मंथली एवरेज लिख दूं, लो मंथली एवरेज ऑफ एवरेज डेली टेम्परेचर। ओफो ये दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है, ये पीड़ा तो बढ़ती ही जा रही है। मंथली एवरेज ऑफ मैक्सिमम डेली टेम्परेचर, मैक्सिमम डेली टेम्परेचर। सर ये टेम्परेचर करेक्शन प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है मतलब क्या पूछना चाह रहा हूं? टेम्परेचर चेंज होगा
टेम्परेचर विल ऑल्सो अफेक्ट योर एयरक्राफ्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। टेम्परेचर आपके एयरक्राफ्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को की मूवमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी अफेक्ट करेगा। तो उसके लिए फॉर दैट वी रिक्वायर्ड मोर रनवे लेंथ। तो बाकी अभी न्यूमेरिकल की हेल्प से सारे करेक्शंस अप्लाई भी करेंगे। पहले गाइडलाइन तो समझ लें मेरे भाई। तो अब ये आपको क्या बताया गया, आईसीएओ ने क्या बताया कि जो एआरटी आप डिफाइन करेंगे, दिस यू विल डिफाइन फॉर द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। लो एआरटी जो हम डिफाइन करते हैं, दैट इज वी आर डिफाइनिंग फॉर द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। पूरे साल का सबसे हॉटेस्ट मंथ कौन सा होता है? जो तुम बोल दो वही लिख दे हम। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, चलो जून। लेट्स से अब यहां पर समझना एक्सप्लेनेशन। मान लो जून जो है वो हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर है। जून के महीने में जहां तक मुझे पता है, बर्थडे होता है मेरा, 30 दिन होते हैं। जून के महीने में 30 दिन होते हैं, सही बता रहा हूं मैं? जून के महीने में टोटल 30 दिन होते हैं, और जून को आपने बोल दिया हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है, 1 जून, 1 जून की बात कर लेते हैं। 1 जून की बात तो करनी पड़ेगी, बर्थडे है भाई का, है? 2 जून, ऐसे आ जाओ कहां, 30 जून। हर दिन का टेम्परेचर, तो हर घंटे का टेम्परेचर वेरी करता है। मैं आपसे पूछूं कि भाई 1 जून का एवरेज टेम्परेचर कितना था? 24 घंटे का टेम्परेचर होगा, उसका एवरेज निकाल दो। तो 1 जून का एवरेज टेम्परेचर बता दोगे? बताओ भाई, 1 जून का एवरेज टेम्परेचर क्या था? तो मान लो मैं बोल देता हूं TA1, कोई दिक्कत? इसको मैंने बोल दिया कि 1 जून का ये एवरेज टेम्परेचर है। भाई 1 जून को कोई मैक्सिमम टेम्परेचर भी तो रहा होगा। 1 जून को कोई मैक्सिमम टेम्परेचर भी तो रहा होगा। अरे यार इतना एनर्जी कम क्यों भैया? 1 जून की बात हो रही है, कुछ तो यार एनर्जी दिखाओ। 1 जून को कुछ मैक्सिमम टेम्परेचर भी तो रहा होगा, कोई भी कुछ भी रहा हो, कुछ ना कुछ तो मैक्सिमम रहा होगा। सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो था 1 जून का। ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं, कि हम अकेले ही पढ़ रहे हैं? हाँ? कहां सब, कहां चले गए? हाँ? ध्यान मग्न हो गए क्या? कमेंट नहीं आ रहे हैं। अच्छा आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है ठीक है। तो जो भी उस दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, उसको नोटेशन के लिए मैं TM1 बोल दूं। TA है एवरेज टेम्परेचर, TM है मैक्सिमम टेम्परेचर। एक इसलिए लगा दिया क्योंकि 1 जून की बात हो रही है। ऐसे ही हर दिन का हमें डेटा मिल जाएगा TA30 और TM30। हर दिन का एवरेज टेम्परेचर, हर दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर, किस मंथ का, हॉटेस्ट मंथ का। कैन वी कलेक्ट द डेटा लाइक दिस? कैन वी कलेक्ट द डेटा लाइक दिस? अब पढ़ो, टीए यहां पर क्या है? मंथली एवरेज ऑफ एवरेज डेली टेम्परेचर। इन सबका जब एवरेज ले लोगे ना, एवरेज वालों का, तो यहां से मिल जाएगा टीए। और ये क्या लिखा हुआ है? मंथली एवरेज ऑफ मैक्सिमम डेली टेम्परेचर। 30 दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर डिवाइड बाई 30 विल बी इक्वल टू द टीएम। और अगर किसी भी हॉटेस्ट मंथ के लिए टीए और टीएम की वैल्यू पता है, तो क्या उस जगह का लोकल बॉडी टेम्परेचर जो है, जिसको हम लोग रिफर कर रहे हैं एज ART, पता चल जाएगा। इत्मीनान से इसको देख लो, तसल्ली से इसको देख लो। कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई क्वेरी हो तो पूछ लो।
यहां तक की सभी बातें अगर सभी को क्लियर हैं तो कंफर्म कर दो, फिर आगे बातचीत करते हैं। इफ द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। एक एक टर्म क्लियर होना चाहिए। एआरटी कैसे निकालेंगे, टीए और टीएम की वैल्यू गिवन रहती है कि यार क्यों इतना टेंशन ले रहे हो मेरे भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल टेंशन के बिना रहो थोड़ी देर। अभी हम गाइडलाइन समझ रहे हैं, क्या दिया होगा क्या नहीं दिया होगा, इसको सोच के क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो? नहीं, हमें सपने आएंगे। हद कर रहे हो यार, हैं? हम ऐसे आंख बंद करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 1 जून को एवरेज टेम्परेचर क्या रहा होगा शिमला में, 1 जून को मैक्सिमम टेम्परेचर क्या रहा होगा शिमला में, 2 जून को कितना रहा होगा। ऐसे आंख बंद करेंगे और पता चल जाएगा। हाँ, फिर अगले साल क्वेश्चन में शिमला की जगह उन्होंने बोला हम एयरपोर्ट बना रहे हैं लेह लद्दाख में, फिर आंख बंद करेंगे तो वहां का डेटा आ जाएगा। कैसी बातें करते हो यार मेरे भाई, डेटा तो गिवन होगा ही ना। हाँ, मतलब कुछ भी। हम्म तो ये तो डेटा तो देना ही पड़ेगा ना सवाल में, क्यों भाई? हमें कहां से डेटा पता चल जाएगा कि तुम कहां पे बना रहे हो रनवे, कहां पे बना रहे हो रनवे, वहां का क्या टेम्परेचर, वो भी हॉटेस्ट मंथ के 1 महीने का टेम्परेचर, उस हमें कहां से पता चल जाएगा? बेटा इसीलिए मैंने बोला था कि अभी जो कहानी सुना रहा हूं उस कहानी को बस समझने की कोशिश करो। ये फ्रेमवर्क मैं आपको बता रहा हूं कि आईसीएओ की गाइडलाइन है कि भैया पहले एलिवेशन करेक्शन, फिर टेम्परेचर करेक्शन, फिर अगला करेक्शन, ऐसे ही सीक्वेंस में लगाना है। कितना कितना लगाना वो भी पता है। अगर कोई भी इसमें गड़बड़ हो गया तो 0 नंबर इंतजार कर रहे हैं आपके, और अगर एमसीक्यू हुआ तो माइनस में। तो पहले इस पूरे फ्रेमवर्क को तो समझ लो। लगवाएंगे सवाल, लगवाएंगे, कहीं नहीं जा रहे हैं। घबरा क्यों जाते हो? इनको लग रहा है सर अभी ऐसा बोले हाँ क्लास ओवर है, ऐसा लगता है क्या? धैर्य धैर्य, थोड़ा सा धैर्य रखो। सब सब जब तुम बोलोगे कि हाँ सर हो गया तभी जाएंगे। सर समझ गए, हम पूरा कंसेप्ट क्लियर है। डोंट वरी, बिल्कुल रिलैक्स करो बेटा, ठीक है? तो ये यहां तक की बात हो गई। तो अब हमें डेल्टा टी पता चल गया कि कितने टेम्परेचर डिफरेंस के लिए हमें करेक्शन अप्लाई करना था, और कितना करेक्शन अप्लाई करना ये भी हमें पता चल गया। हर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस के लिए जो एलिवेशन करेक्शन अप्लाई करने के बाद करेक्टेड लेंथ आई थी, हम उसको 1% इंक्रीज कर देंगे। फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस वी विल इंक्रीज द करेक्टेड रनवे लेंथ बाई 1%। क्लियर? ये 2 करेक्शन की बात हो गई हो तो बताओ। ये 2 करेक्शन की अगर बात हो गई हो तो बताओ। ये 2 करेक्शन की कहानी यहां तक अगर क्लियर है तो बता दो। और यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कहीं पे भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो बता दो, उसको क्लियर कर देते हैं। इतना करने के बाद आईसीएओ ने प्यार से एक बात और बताई। बोले 2 करेक्शन तुम अप्लाई कर चुका, अब एक काम करो, एक चेक अप्लाई करो। मान लो तुम्हारे पास बेसिक रनवे लेंथ थी, मान लो तुम्हारे पास बेसिक रनवे लेंथ थी जहां से तुमने ये कहानी शुरू करी थी, चलो इसको एक्स बोल दो। और आफ्टर अप्लाइंग आफ्टर अप्लाइंग एलिवेशन एंड टेम्परेचर करेक्शन,
एलिवेशन और टेम्परेचर करेक्शन अप्लाई करने के बाद मान लो रनवे लेंथ आ रही वाई, टोटल करेक्शन जो आपने अप्लाई किया है, टोटल करेक्शन जो अभी तक हम लोगों ने अप्लाई किया है वो 35% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर टोटल करेक्शन जो आपने अभी रनवे की लेंथ में प्रोवाइड किया वो 35% या उससे कम है, तो उस केस में आईसीएओ ने बोला नो नीड टू अप्लाई, नो नीड टू अप्लाई विंड करेक्शन। विंड के लिए किसी भी तरीके का कोई भी करेक्शन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और सवाल यह आता है कि अगर सर ये कभी ये करेक्शन ग्रेटर देन 35% हो गया तब, अगर टोटल करेक्शन ग्रेटर देन 35% हो गया तब, तो इन्होंने बोला फिर आप अपनी टेक्निकल एनालिसिस को दोबारा से करिए और नया ओरिएंटेशन सेलेक्ट करिए। अगर कभी ये करेक्शन 35% से ज्यादा हो भी जाता है तो रिवाइज द री स्टडी द विंड डेटा, री स्टडी विंड डेटा या फिर विंड एनालिसिस को दोबारा से परफॉर्म करिए। तो ये गाइडलाइन बोली हमारी गई एज पर द आईसीएओ। हिंदी में मतलब ये हुआ कि लगभग आप ये मान लो कि आपको विंड करेक्शन कहीं अप्लाई नहीं करना है, अप्लाई करने का कहीं मौका ही नहीं है। मतलब ये होना ही चाहिए 35 या उससे कम। अगर नहीं है तो दोबारा से विंड का डेटा, विंड एनालिसिस परफॉर्म करो, फिर नई बातें शुरू करो। क्लियर है? क्लियर है ये बात? ये बात सभी को क्लियर है बेटा? द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? काम आसान कर दिया, ठीक है। जब ये दो करेक्शन अप्लाई कर लिया आपने, फिर तीसरा करेक्शन हम अप्लाई करते हैं, करेक्शन फॉर ग्रेडियंट। आपने बोला था कि जब हम रनवे बनाएंगे तो वहां पर किसी भी तरीके का कोई भी ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए। पहला सवाल कि अब ये जो ग्रेडियंट का करेक्शन आप अप्लाई करने जा रहे हैं किस रनवे लेंथ में अप्लाई करेंगे? एक तो बेसिक रनवे लेंथ थी, एक रनवे लेंथ थी आफ्टर अप्लाइंग द एलिवेशन करेक्शन, और अब आपको एक रनवे लेंथ और मिल चुकी है आफ्टर अप्लाइंग द टेम्परेचर करेक्शन। तो दिस करेक्शन वी विल अप्लाई ऑन द करेक्टेड लेंथ दैट वी हैव गॉट आफ्टर अप्लाइंग द टेम्परेचर करेक्शन। कहानी आगे बढ़ती चली जा रही है। बेसिक पे अप्लाई किया बेसिक पे अप्लाई किया एलिवेशन करेक्शन, एलिवेशन पे अप्लाई किया टेम्परेचर करेक्शन, जो आता जा रहा लास्ट वैल्यू, अब उस पे अप्लाई कर रहे हैं ग्रेडियंट करेक्शन। ले अब ये बेचैनी है, ये ईएसई के क्वेश्चन हो सकते हैं क्या? तुम पहले काम करो, यही सब पूछ लो, हम पढ़ा तो बाद में भी लेंगे, तुम यही पूछ लो। और कुछ पूछना है? क्यों नहीं हो सकते हैं? मैं कह रहा हूं एक कहानी एक बार कंप्लीट होने दो, लेकिन तुमने भी सोच रखा है ये होने नहीं देंगे हम कंप्लीट। कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, वो तो करेंगे ना मेरे भाई, बिल्कुल करेंगे, समझेंगे, देखेंगे। एक बार कंसेप्ट तो जाने दो यार दिमाग में। ठीक है, बट थोड़ा सा और वेट कर लो प्लीज, थोड़ा सा और वेट कर लो। पहुंच रहे हैं, तुम्हारे जिस पॉइंट पे तुम डिस्कशन चाह रहे हो वहां पर भी पहुंच रहे हैं। तो अब ग्रेडियंट करेक्शन क्या बोला गया कि जो ग्रेडियंट करेक्शन आप अप्लाई करेंगे, करेक्शन फॉर ग्रेडियंट इंक्रीज द करेक्टेड रनवे लेंथ बाई 20% फॉर एवरी 1% इफेक्टिव ग्रेडियंट। 1% हर 1% इफेक्टिव ग्रेडियंट के लिए आपको रनवे लेंथ को करेक्ट करना है
20% इंक्रीज करना है। ये था आईसीएओ का करेक्शन से रिलेटेड फ्रेमवर्क। किस सीक्वेंस में आप करेक्शन अप्लाई करेंगे और कितना करेक्शन अप्लाई करेंगे, ये हम लोगों ने बातचीत कर ली। फर्स्ट वी विल अप्लाई द एलिवेशन करेक्शन। 7% इंक्रीज करेंगे बेसिक रनवे लेंथ को फॉर एवरी 300 मीटर एलिवेशन डिफरेंस। देन वी विल अप्लाई द टेम्परेचर करेक्शन। वी विल इंक्रीज द 1% करेक्टेड लेंथ for every 1 degree Celsius temperature difference. Then we will go for the gradient correction. करेक्टेड रनवे लेंथ को हम लोग 20% इंक्रीज कर देंगे हर 1% इफेक्टिव ग्रेडियंट के लिए। बस ये 3 लाइनों का जो कंक्लूजन था, इस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने इतनी कहानी सुनी। समझ में आ गई हो तो बता दो। ये कहानी समझ में आ गई तो देखो, एलिवेशन का करेक्शन क्यों अप्लाई कर रहे हैं भैया? एलिवेशन अगर चेंज होगा तो ऑक्सीजन की डेंसिटी क्या हो जाएगी? चेंज होगी। टेम्परेचर करेक्शन क्या होगा, एआरटी क्या होता है, सब कुछ तुम्हें मैंने यहां पर बता दिया है। क्या गाइडलाइन है? ICAO recommends that basic runway length after corrected for the elevation should be increased by 1% for every 1% rise of the airport reference temperature above the standard atmospheric temperature at that elevation। सब आसान भाषा में हमने तुम्हें समझा दिया है। टोटल करेक्शन जो है वो 35% वाला क्राइटेरिया भी तुम्हारे साथ डिस्कस कर लिया है, और करेक्शन फॉर द ग्रेडियंट की भी हम लोगों ने बात कर ली है कि 20% इंक्रीज करेंगे हर 1% इफेक्टिव ग्रेडियंट के लिए। और ये रहा तुम्हारा प्यारा सा सवाल, वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड, वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड। कर सकते, बिल्कुल कर लो, अगर ग्राउंड को लेवल कर सकते हो कर लो, तो उस केस में फिर ग्रेडियंट करेक्शन नहीं अप्लाई करेंगे। इफ यू कैन प्रोवाइड द लेवलिंग वर्क, इन दैट केस वी विल नॉट, ऐसा कब कहा गया करना ही करना है। अगर इफेक्टिव ग्रेडियंट नहीं होगा, इन दैट केस वी विल नॉट प्रोवाइड द ग्रेडियंट करेक्शन। तो केवल हम एलिवेशन और टेम्परेचर करेक्शन, केवल हम एलिवेशन और टेम्परेचर करेक्शन ही अप्लाई करेंगे। सभी लोग ट्राई करिए, बिल्कुल ट्राई करिए बेटा, हम क्यों रोकेंगे यार। ये लो पहला क्वेश्चन है, ट्राई करो। यू हैव 5 मिनट टाइम फॉर दिस क्वेश्चन। जो कुछ भी अब तक डिस्कस किया है सब अप्लाई कर दो, देन वी विल हैव द डिस्कशन, उसके बाद डिस्कशन कर लेंगे।
यस बेटा, हैव यू गॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? आंसर आ गया? हैव यू गॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? 2143.27 मीटर। अच्छा ठीक है, वो वेरीफाई कर लेंगे अभी। व्हेन वी विल हैव द डिस्कशन फॉर दिस क्वेश्चन देन वी कैन वेरीफाई। चलिए, सभी ने अगर ट्राई कर लिया हो तो शुड आई स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन? एक बार एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दिया जाए। अगर सभी ने ट्राई कर लिया हो तो एक बार इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर लिया जाए। लेट्स सी द सॉल्यूशन पार्ट। देखो बेटा, कुछ नहीं, सिंपल सा सवाल है, प्यारा सा सवाल है। बोला गया है द लेंथ ऑफ द रनवे अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें दी गई है बेसिक रनवे लेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि हमें दी गई है बेसिक रनवे लेंथ 1620 मीटर, ठीक है। एंड एयरपोर्ट साइट हैज एन एलिवेशन। एलिवेशन जो है एयरपोर्ट साइट का है 270 मीटर, ठीक है। 270 मीटर का एलिवेशन दे रखा गया है। अच्छा, एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर डायरेक्टली आपको दे दिया गया है 32.94 डिग्री सेल्सियस। इफ द रनवे इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विद द इफेक्टिव ग्रेडियंट। इफेक्टिव ग्रेडियंट जो है, इफेक्टिव ग्रेडियंट रनवे साइड का हमें यहां पर दे रखा गया है, दैट इज गिवन एज 0.2%। तो डिटरमाइन द करेक्टेड रनवे लेंथ। करेक्टेड रनवे लेंथ हमें निकालना है, कोई बात नहीं। तो व्हाट वी विल डू, तो सबसे पहले हम लोग अप्लाई करते हैं एलिवेशन करेक्शन। तो एलिवेशन करेक्शन की वैल्यू सी एलिवेशन हो जाएगा 7% इंक्रीज करना है। किसको? बेसिक रनवे लेंथ को। बेसिक रनवे लेंथ कितनी है? 1620। हर 300 मीटर एलिवेशन डिफरेंस के लिए हमारी एयरपोर्ट साइड का एलिवेशन जो है वो 270 है। तो क्या ये करेक्शन फॉर द एलिवेशन मिल जाएगा? क्या ये करेक्शन फॉर द एलिवेशन मिल जाएगा? एक 102.06 मीटर एलिवेशन करेक्शन अप्लाई करने के बाद करेक्टेड लेंथ कितनी आ जाएगी? तो बेसिक रनवे लेंथ 1620 प्लस 102.06 मीटर। कैलकुलेशन चेक करते रहना। 1722.06 मीटर आ गया। क्या सही लिखा है? कुछ गलत हो गया क्या? एलिवेशन करेक्शन सही है भाई? कैलकुलेशन चेक कर लेना। एलिवेशन करेक्शन चेक कर लेना। एलिवेशन करेक्शन के बाद हमें जो अगला करेक्शन अप्लाई करना होता है वो होता है टेम्परेचर करेक्शन। तो टेम्परेचर करेक्शन के लिए चाहिए डेल्टा टी, और डेल्टा टी क्या होता था? ART माइनस मॉडिफाइड स्टैंडर्ड टेम्परेचर। और ART सवाल में दे रखा गया है, ART 32 पॉइंट कितना दे रखा था? 32.94 माइनस 15 माइनस 0.0065 इंटू एलिवेशन, और एलिवेशन है 270। अगर हम सही है, हाँ सही है, तो जरा डेल्टा टी निकालो, कितने टेम्परेचर डिफरेंस के लिए आपको करेक्शन अप्लाई करना है। ये आ रहा है 19.695 डिग्री सेल्सियस। यही आ रहा है 19.695 डिग्री सेल्सियस। तो सी टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 1% इंक्रीज करना है। किसको? बेसिक को नहीं, इस करेक्टेड को। 1722.06 1722.06 हर 1 डिग्री सेल्सियस के लिए, और हमारा डिफरेंस कितना है? 19.695 डिग्री सेल्सियस। जरा देखो, तो ये वैल्यू आ रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 339.15 मीटर। आफ्टर अप्लाइंग द टेम्परेचर करेक्शन अब करेक्टेड लेंथ कितनी हो जाएगी?
Now you will get the corrected length as 1722.06 plus 339.15. That will be equal to 2061.21 मीटर. ये लेंथ आ गई आफ्टर अप्लाइंग द टेम्परेचर करेक्शन. यहां तक सभी लोग पहुंच गए? यहां तक सभी लोग पहुंच गए? यस और नो? बोलो बेटा, यहां तक सभी लोग पहुंच गए? यस और नो? अगला करेक्शन क्या आता है? नाउ वी विल अप्लाई द करेक्शन फॉर द ग्रेडियंट. अब ग्रेडियंट क्या बोलता था? सी ग्रेडियंट जो होगा, बोले कि इंक्रीज कर दीजिए 20%. किसके को? जो करेक्टेड वैल्यू आई है 2061.21 हर 1% इफेक्टिव ग्रेडियंट के लिए. और हमारा इफेक्टिव ग्रेडियंट कितना है? 0.2. हमारा इफेक्टिव ग्रेडियंट कितना? तो 2061.21 इंटू 20 इंटू 0.2 डिवाइड बाई 100, 82.44 मीटर. तो अब इस करेक्शन को भी अगर अप्लाई कर दो तो व्हाट वी विल गेट? करेक्टेड रनवे लेंथ. यहां से करेक्टेड रनवे लेंथ कितनी मिल जाएगी? 2061.21 प्लस 82.44 मीटर. तो दिस यू विल गेट एज 2143.65 मीटर. That we can consider as 2145 मीटर. बताओ कैसे ये करेक्शन अप्लाई करेंगे, क्या सीक्वेंस है, कैसे होगा? ये बात सभी को समझ में आ गई हो तो बता दो. ये बात अगर सभी को यहां तक समझ में आ गई हो तो बता दो. तो टोटल करेक्शन देख, चेक कर लो. तो वो आफ्टर अप्लाइंग द टेम्परेचर करेक्शन कर लो, जरूरत नहीं पड़ेगी, कर लो. अगर करना चाहते हो तो कर लो. चेक भी अप्लाई करना है, चेक कर लो. यहां पर चेक अप्लाई कर सकते हो आप. यहां पर चेक अप्लाई कर दें. लो, अप्लाई द चेक. तो अभी आ रही 2061 पॉइंट कितनी है? 21 माइनस 1620 डिवाइड बाई 1620 इंटू 100. देखो कितने परसेंट आ गया? %27.23%, विच इज लेस देन 35%. मामला ओके है. तो आफ्टर अप्लाइंग द टेम्परेचर करेक्शन यू कैन चेक कि टोटल करेक्शन 35% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी को? तो दिस करेक्शन यू हैव अप्लाइड एज पर द ICAO फ्रेमवर्क. करेक्शन को अप्लाई करने का ये तरीका था, ये गाइडलाइन थी जो हमको प्रोवाइड की गई ICAO की तरफ से. अब कोई बेचैनी हो तो बता दो. अब कोई बेचैनी हो तो बता दो. एक नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना कि इन द केस ऑफ लैंडिंग के केस में ओनली एलिवेशन करेक्शन इज रिक्वायर्ड. ओनली एलिवेशन करेक्शन इज रिक्वायर्ड. और टेक ऑफ के केस में ऑल करेक्शन, मतलब एलिवेशन, टेम्परेचर एंड ग्रेडियंट, ये तीनों करेक्शन हम अप्लाई करते हैं इन द केस ऑफ लैंडिंग. क्योंकि देखो भाई, जो रनवे आप बना रहे हैं उसमें केवल लैंडिंग तो होगा नहीं, केवल टेक ऑफ तो होगा नहीं. सर इफ इट्स अबव 35%, बताया था मेरे भाई. रीपरफॉर्म द विंड एनालिसिस एज पर ICAO गाइडलाइन. इफ यू आर गेटिंग द
correction that is greater than 35% after applying the temperature correction, reperform the wind analysis. तो वॉट एवर रनवे वी आर कंस्ट्रक्टिंग, जो रनवे हम प्रोवाइड करेंगे वो यूज होगा फॉर बोथ लैंडिंग एंड टेक ऑफ ऑपरेशन. तो वॉट एवर रनवे वी विल प्रोवाइड दैट शुड बी सेफ फॉर बोथ द लैंडिंग एंड टेक ऑफ ऑपरेशन. तो ऐसे भी सवाल अभी हैं यहां पर देखने को मिलेंगे जहां पर दोनों का डेटा गिवन होगा. अब देखो ऐसा तो है नहीं कि लैंडिंग के लिए अलग लेंथ प्रोवाइड कर दें, टेक ऑफ के लिए अलग लेंथ प्रोवाइड कर दें. तो व्हाट विल बी द रनवे लेंथ? रनवे लेंथ जो फाइनली हम प्रोवाइड करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, दैट विल बी मैक्सिमम ऑफ जो आपकी लैंडिंग की रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे आपकी जो लेंथ आ रही उस, और जो टेक ऑफ की रिक्वायरमेंट है उन दोनों के बेसिस पे जो लेंथ आप कैलकुलेट कर रहे हैं उनका जो मैक्सिमम होगा दैट वी विल प्रोवाइड एज द रनवे लेंथ. उसी को हम लोग प्रोवाइड करेंगे एज अ रनवे लेंथ. कहानी क्लियर है सभी को बेटा? द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर है? एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में कंफर्म कर देंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हाउ वी कैन अप्लाई द करेक्शन इन द बेसिक रनवे लेंथ. ये हम लोगों ने डिस्कस किया और इसका एक क्वेश्चन भी लगा लिया. अब बताओ, अब जो जो बेचैनियां थी इन कंसेप्ट से रिलेटेड किसी को भी, अब बताओ. नोट वाला पॉइंट ये कि रनवे के केस में हमें केवल एलिवेशन करेक्शन अप्लाई करना है, सॉरी लैंडिंग के केस में, और टेक ऑफ के केस में तीनों करेक्शन अप्लाई करने हैं. इतनी सी बात है. तो अब जो जनरल डाउट क्वेरी कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे कर पाएंगे, हाँ अब बताओ अगर कोई डाउट हो. दिस टॉपिक इज ओवर फ्रॉम माई साइड नाउ. मुझे जो चीजें आपसे डिस्कस करनी थी इस टॉपिक से रिलेटेड वो मैंने डिस्कस कर ली हैं, उनको हम लोगों ने अप्लाई करके भी देख लिया है. और अगर अभी किसी को कोई भी डाउट और कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं. अब पूछो, जब कहते पूछो तब पूछते नहीं हो, जब कहते थोड़ी देर ध्यान से सुनो अभी कुछ मत पूछना तब पूछते रहते हो. नहीं क्यूरियस हो रहे हो बिल्कुल अच्छी, इसमें कोई सॉरी, इस तुम लोग यार एक तो सॉरी ऐसे लिए घूम रहे हो. सॉरी की क्या जरूरत है यार, इसमें इतना माइंड मत करा करो ऐसा कोई. ठीक है तो ध्यान रखना है बस, ऐसा सॉरी और कोई जरूरत नहीं. नो नीड फॉर सॉरी. नहीं, देयर इज नो अदर मेथड. रनवे लेंथ इंक्रीज करनी पड़ेगी अगर, अदरवाइज इफ यू विल नॉट प्रोवाइड द सफिशिएंट रनवे लेंथ तो लैंडिंग, सेफ लैंडिंग और टेक ऑफ ऑपरेशन पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं. 1 वीक बाद ओसीएफ स्टार्ट होगा. बहुत बढ़िया, ओसीएफ पढ़ो. सब पढ़ना है, सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, सब कुछ इंपॉर्टेंट है. हो गया, सभी के समस्याएं खत्म हो गई. एक बार कंफर्म तो कर दे यार. ओपन चैनल फ्लो क्या है? यही ओसीएफ होता है. सर्वेइंग में आप आएंगे बेटा, दैट विल डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी. जो बेस्ट आपके लिए अवेलेबल होंगे, मैं हूंगा या अंकित सर होंगे, ठीक है. तो वो डिपेंड करता है, बहुत सारे बैचेस होते हैं, तो कभी मैं अवेलेबल हूं पर्टिकुलर टाइम किसी बैच के लिए, किसी बैच में सर अवेलेबल हैं, तो इस तरीके से. बट वॉट एवर यू विल गेट द बेस्ट, डोंट वरी फॉर दैट. नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं. बिल्कुल आप अपने डाउट्स एंड क्वेरी पूछो. और ये बिल्कुल इस बात का आप लोग ध्यान रखिए सभी लोग कि अगर कोई टॉपिक आपने पढ़ रखा, आपको आता है, तो अगर कोई बच्चा आपका साथ का स्टूडेंट पूछ रहा है डाउट तो उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए.
ठीक है, 1-to-1 तो नहीं डिस्कशन चल रहा है। तो एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है आपको चीज पता हो, तो उसमें थोड़ी सा हमें ये वो इतने मैनर्स हमें दिखाने होने चाहिए हमें कि हम थोड़ा सा वेट कर लें। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा सा सभी को टाइम दे दें। तो उसमें पैनिक मत किया करो, और कभी भी ऐसे में किसी में भी आपस में एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करना, डाउट के लिए, क्वेरी के लिए, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, और एक डाउट केवल एक बच्चे का नहीं होता है। एक डाउट जब कोई पूछता है तो वो डाउट आपके दिमाग में भी आ सकता था ना, या हो सकता है आपके दिमाग में ना भी आया हो, किसी ने पूछा तो पता चल गया कि ये डाउट है। तो सभी डाउट्स को बहुत ध्यान से सुनिए और सबको मौका दीजिए। थोड़ा सा पेशेंस रखो, घबराओ नहीं करो, मतलब बहुत ज्यादा जल्दबाजी मत करो। ठीक है, एक सवाल अगर किसी ने पूछ लिया तो उसका डिस्कशन हो जाने दो, इसके बाद चलेंगे आगे। और ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, जिस दिन आपको लग गया कि हमको ये आता है किसी भी चीज में। ठीक है, जिस दिन किसी भी चीज में आपको ये महसूस हो गया, ये फील हो गया कि ये चीज तो हमें आती है, उसी दिन से आपकी लर्निंग खत्म हो जाएगी। कभी भी ट्राई करके देख लेना, आप उस चीज में कभी भी कुछ भी नया नहीं सीख पाओगे, क्योंकि फिर हमारा दिमाग उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बोले नहीं हमें जरूरत ही नहीं है। भाई किसी चीज की अगर आपको जरूरत नहीं है तो क्यों अपना उसमें टाइम और एनर्जी वेस्ट करोगे आप? यस और नो? तो ये गलतफहमी बिल्कुल मत। आप किसी कंसेप्ट को 10 बार पढ़िए, 20 बार पढ़िए, 100 बार पढ़िए, एवरी टाइम यू विल फाइंड समथिंग न्यू जो आपको पिछली बार तक नहीं पता होगा। ट्रस्ट मी। तुम किसी चीज को जितना पढ़ते चले जाओगे, जितना समझते चले जाओगे ना, तुम्हें वो ऐसा फील होने लगेगा यार मैं पिछली बार तक कितना कम जानता था। और ये फैक्ट है। जब मैंने पहली बार सब्जेक्ट कभी पढ़ाया होगा, बहुत टाइम हो गया, तब भी मुझे ऐसा लगा होगा कि मैंने बेस्ट पढ़ा दिया। और आज जब मैं सोचता हूँ यार क्या ही पढ़ाया होगा, आज मुझे अगर याद करना पड़े तो आज से 8 साल 9 साल पहले जब ये सब्जेक्ट पढ़ाया होगा तो अब लगता है क्या ही पढ़ा दिया होगा। तो ये चेंजेस क्यों आए? क्योंकि लगातार वी आर कंटिन्यूसली ट्राइंग टू, एज ए टीचर हमें लगातार इंप्रूव करना होता है अपने कंटेंट को। तो एज ए स्टूडेंट भी आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये गलतफहमी, ये मेरी बात याद रखना, कभी भी किसी भी फील्ड में ये गलतफहमी मत लाना कि मुझे आता है। ऑलवेज बी अ गुड लर्नर। चीजें अगर सीखने की क्यूरियोसिटी रखोगे और अपना एटीट्यूड और माइंडसेट अगर सीखने का रखोगे, जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कर ले जाओगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो कभी भी ये गलतफहमी मत लाइएगा। और सच में ये गलतफहमी है, ऐसा नहीं केवल आपको बोलने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कर रहा हूं, ये सच में ऐसा होता है। क्योंकि फिर हम एक्सेप्टेंस के मोड में नहीं रहते, हम सीखने के मोड में नहीं रहते, और फिर कई बार नई चीजें भी होती है बट हम उनको ग्रैप्स ही नहीं कर पाते, और अल्टीमेटली इससे हमारा लॉस होता है। तो ऑलवेज ट्राई टू बी ए गुड लर्नर, सो दैट कंटिन्यूअसली आप इंप्रूव कर पाए। सर याद है ना सर, 2 क्वेरी था। हाँ, एक तो हो गया था ना आंसर। हाँ, मोहित की 2 क्वेरी थी कि सर एक शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं और एक रिवीजन कैसे करें। ये 2 क्वेरी थी ना, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं और सर रिवीजन कैसे करें। तो शॉर्ट नोट्स पे तो आई थिंक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं एक बार, थोड़ा सा याद है, मुझे याद है। याददाश्त ठीक है, अभी याददाश्त ठीक है, कर लेंगे, उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। कोई डाउट, कोई क्वेरी नहीं है? करेक्शन से रिलेटेड कोई डाउट, कोई क्वेरी नहीं है? ठीक है, थैंक यू बेटा शशांक, थैंक यू। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, रिजल्ट्स लाओ यार। चलिए बहुत बढ़िया। अगर यहां तक का डिस्कशन क्लियर है तो यहां पर कुछ क्वेश्चन है फॉर योर होम असाइनमेंट। बेटा ट्राई जरूर करना, कहीं कोई दिक्कत। अब देखो यहां पर क्या है, फर्क क्या है। एयरपोर्ट डिटरमाइन द एक्चुअल रेसिंग रनवे लेंथ, इतना एलिवेशन
टीएम दे रखा गया है, इफेक्टिव ग्रेडियंट दे रखा गया। अच्छा टीए नहीं दे रखा गया क्या? टीए भी तो चाहिए होगा। टीए मान लेना 15 डिग्री सेल्सियस मान लेना। तो टीए और टीएम अगर पता है तो यहां पर आपको अब एआरटी निकालना पड़ेगा। यहां पर एआरटी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और एआरटी को फाइंड आउट करने के लिए सवाल में टीए और टीएम दिया गया है। बाकी अप्रोच वही है। जिस अप्रोच से फर्स्ट वी विल अप्लाई द एलिवेशन करेक्शन, देन वी विल अप्लाई द टेम्परेचर करेक्शन, एंड इफ रिक्वायर्ड, जैसा कि सवाल में बोला गया है कि ग्रेडियंट है तो यहां पर ग्रेडियंट करेक्शन भी अप्लाई करेंगे। पिछले सवाल में एआरटी आपको डायरेक्टली दे दिया गया था, याद है? इन द लास्ट क्वेश्चन दे हैव प्रोवाइडेड यू द वैल्यू ऑफ द एआरटी। यहां पर एआरटी डायरेक्टली ना देके टीए और टीएम दिया गया, तो एआरटी निकाल लेंगे। तो एआरटी विल बी इक्वल टू टीए प्लस टीएम माइनस टीए बाई 3। ये लो। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द एआरटी, देन वी विल फाइंड आउट द डेल्टा टी। तो ये एआरटी माइनस मॉडिफाइड स्टैंडर्ड टेम्परेचर, एआरटी माइनस मॉडिफाइड स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो ये है इस क्वेश्चन में जो आपको फॉलो करना है। अगला क्वेश्चन देखो होम असाइनमेंट का। अब यहां पर देखो क्या बोला गया, द रनवे रिक्वायरमेंट लैंडिंग, फॉर लैंडिंग के लिए डेटा दे रखा गया है, और आई थिंक इसमें टेक ऑफ के लिए भी डेटा दे रखा गया होगा। अच्छा नहीं, रनवे लेंथ रिक्वायर्ड फॉर द लैंडिंग एट द सी लेवल। ओके, बेसिक रनवे लेंथ दे रखा गया है। एयरपोर्ट का एलिवेशन है यहां पर, एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर दे रखा गया है, और स्लोप दे रखा गया। सिंपल जैसा क्वेश्चन कर रखा आपने वही है। तो एक क्वेश्चन अच्छा वो मैं कल कराऊंगा, एक क्वेश्चन कल हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे जहां पर आपका अच्छा नहीं बता रहा, एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तो आज जो कंसेप्ट पढ़े उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। वी विल हैव वन मोर क्वेश्चन जहां पर लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों का डेटा गिवन होगा। तो ऐसा ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों का अगर डेटा गिवन होगा तो इन द केस ऑफ लैंडिंग वी विल अप्लाई द एलिवेशन करेक्शन ओनली, और टेक ऑफ के लिए हम तीनों करेक्शन अप्लाई कर लेंगे। दोनों में से जो भी मैक्सिमम लेंथ आएगी दैट वी विल कंसीडर एज द बेसिक प्रैक्टिकली प्रोवाइड एज द रनवे लेंथ। तो वो क्वेश्चन कल कर लेंगे। तो अभी हम लोग एयरपोर्ट में कुछ टर्म और पढ़ेंगे, जैसे इफेक्टिव ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, ये उसके सवाल लगातार आ रहे हैं। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट, वो बात कर लेंगे। एग्जिट वे और टैक्सी वे के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। और भी कुछ फैसिलिटीज, जैसे एप्रन क्या होता है, हैंगर क्या होता है, कुछ और टर्मिनोलॉजी। लाइक नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन होगा दैट विल बी रिलेटेड टू द मिसलेनियस टॉपिक। जैसे हम लोगों ने रेलवे में भी लास्ट में मिसलेनियस टॉपिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस करी थी, वैसे ही जो जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है एयरपोर्ट इंजीनियरिंग की वो हम लोग कल आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, और कल इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर बेटा? तो आई होप द इंटायर डिस्कशन फ्रॉम द टुडेज क्लास इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये दो सवाल जरूर ट्राई करिएगा। तो आज हम लोगों ने बात कर ली बेसिकली रनवे लेंथ की, रनवे लेंथ के करेक्शंस अप्लाई कर लिए, करेक्शंस की क्या गाइडलाइन थी ये डिस्कस कर लिया। वी हैव अप्लाइड द करेक्शंस ऑन द बेसिक रनवे लेंथ। अच्छा मंडे को है, तो चलो मंडे को ही मिलेंगे। डीपीपी आपको मिल गई होगी आई होप, डीपीपी का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। टेस्ट है आपका रेलवे का, तो टेस्ट और टेस्ट का सॉल्यूशन, इन सारी चीजों को आपको बढ़िया से क्या करना है, अटेम्प्ट करना है टेस्ट को। ठीक है, अच्छा चलो। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास, ये आज की क्लास का डिस्कशन था। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। सभी लोग अच्छे से ध्यान रखिए, मौसम बदल रहा है और इस समय थोड़ी सी केयर करिए, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो अगर इस तरीके के कुछ इंसिडेंट होते हैं तो उससे आपकी प्रिपरेशन पे इफेक्ट होता है, इसलिए डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और अच्छे से रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं फॉर द फर्दर डिस्कशन। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग। थैंक यू।